शख्सियत मौजूद हैं। एक ने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई। पूरे शहडोल संभाग में एक अलग शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए, हर लेवल तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए दिन रात मेहनत की, काम किया। और दूसरे हैं हमारे साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, जिन्होंने पूरी तरीके से न सिर्फ शहडोल संभाग को एक बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में कदम उठाया है, बल्कि इसके साथ ही यहां पर कैसे लोगों को कम से कम पैसों में बेहतर हेल्थ की सुविधाएं मिल सके, कहीं बाहर भटकना ना पड़े, उसलिए भी कदम उठाया। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य द्विवेदी जी, एमडी हैं आदित्य हॉस्पिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉन्क्लेव में, इस मंच पर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अंकित शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डायरेक्टर हैं संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेज के। सबसे पहले डॉक्टर आदित्य आपसे ही शुरू करते हैं। एक बड़ी चुनौती रही है खासतौर पर ऐसे इलाके में हेल्थ को लेकर। सबसे पहले तो किस तरीके से आपने काम किया और पूरी तरीके से आपने अपनी जॉब छोड़ी, उसके बाद ऐसे इलाके में आए, पूरी तरीके से आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। कहां से ये विजन आया कि अब चलना चाहिए भाई, अपने इलाके की सेवा करनी चाहिए, बहुत नौकरी हो गई? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य द्विवेदी, आदित्य हॉस्पिटल शहडोल का संचालक हूं। मेरा जो जन्म स्थान है वो ग्राम सिंहपुर है, पास का ही शहडोल का गांव है, ग्राम सिंहपुर है। प्राथमिक पाठशाला की शिक्षाओं को मतलब ग्रहण करने के बाद मैं नवोदय विद्यालय अमरकंटक में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये लगा कि मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, तो मैंने अपनी पढ़ाई की। एमबीबीएस और एमएस की डिग्री मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से प्राप्त किया। वहां से मुझे ये लगा कि हमारा जो क्षेत्र है, शहडोल संभाग है, वो स्वास्थ्य के एरिया में, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही कम और कमतर है। तो मैंने 2010 में यहाँ पर आया। तब जब मैं आया था तो ऑर्थोपेडिक्स में, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स में कोई सर्जरी नहीं हुआ करती थी, मुझे याद है। ऑर्थोपेडिक्स में हम डिपेंडेंट थे हमारे जौलपुर, हमारे बिलासपुर में। पर मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी स्टार्ट की। धीरे धीरे जिला चिकित्सालय में मैंने ट्रॉमा यूनिट की शुरुआत की। तत्कालीन कलेक्टर नीरज दुबे जी थे, उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की। मैं जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में रहा। अब मैं 100 बिस्तरी 100 बेडेड हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें लगा हुआ हूं। और वो जो 100 बिस्तरी हॉस्पिटल है, उसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस संभाग को मिल सके, इसी के लिए प्रयास में लगा हुआ हूं और जुटा हुआ हूं। बिल्कुल। और क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अगर कहीं होती है, खास तौर पर ऐसे इलाके शहडोल में हमने देखा, क्योंकि मैं भी पूरा सफर तय करके आया और मैंने देखा कि बहुत दूरस्थ इलाके हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर यहाँ कदम उठाया गया, लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, सारी सुविधाएं यहां पर मिल सके। आपके पास आना चाहूंगा मैं अंकित जी। शिक्षा की अगर बात होती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। आप चाहते तो किसी बड़े शहर में, किसी बड़े महानगर में भी अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते थे, वहां बच्चों को शिक्षा के लिए आगे प्रेरित कर सकते थे। शहडोल ही आपने क्यों चुना और किस तरीके की चुनौतियां आई, क्या विजन आपका? देखिए, मैंने सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पंजाब से कंप्लीट की और मार्गदर्शन मेरा जो भी किया सरदार मिल्खा सिंह जी के मार्गदर्शन में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। चूँकि मैं अनूपपुर ज़िले से आता हूँ और सबसे बड़ी बात थी कि जब मुझे जाना था तो मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, बाहर में जाकर के पढ़ना, अपने आप को तैयार करना छोटी जगह के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बच्चों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, कई बारी उन बच्चों को समझाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। गार्जियन अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। आज टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है वो शिक्षा को लेकर के कहीं अभी भी बहुत पीछे है। हम लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों के गार्जियंस को बताते हैं,
स्पेशली लड़कियों को लेकर के आज भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। उनको लेकर भी काम करते हैं, गार्जियन को समझाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं किसी तरीके से। आज भी हम एक योजना लगा के रखे हुए हैं, कोविड के बाद अगर कोई भी बच्चे के माता पिता नहीं है तो संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेज किसी भी तरीके की पढ़ाई निशुल्क रूप से करा रहा है, और इस प्रकार से हमने 11 बच्चों को भी गोद भी लिया हुआ है। तो प्रयास है कि बाहर में तो है सारी चीजें उनके लिए, कहीं ना कहीं वो प्रयासरत करके बाहर में अच्छी स्टडी कर पाते हैं, लेकिन लोकल बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बाहर ना करके हम सोचे पहले अपने क्षेत्र को तैयार कर लें, फिर बाहर तो अपने आप ही तैयार है सारा कुछ। इसलिए प्रयास है कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, इसलिए हमने सबसे पहला ऑप्शन यहीं पे स्टार्ट किया कि हम यहीं कुछ अच्छा कर सकें। संकल्प ग्रुप के साथ आप लीड करते हैं, लेकिन क्या संकल्प आपने लिया, क्या आगे को लेकर आपका संकल्प है कि शिक्षा के क्षेत्र में शहडोल को किस मकाम तक आप पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे आती है बात कि अगर हम यहाँ के बच्चों को अगर देश विदेश में जाकर के कुछ अच्छा कर सके, उनके लिए हम अगर कुछ अच्छा कर सके। मेरा संकल्प ये नहीं है, हम लोगों का जो टाइटल है कि संकल्प, तो संकल्प हम हर बच्चे के लिए लेके रखे हुए हैं कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में हर बच्चे को शिक्षित करना है। और शिक्षित सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो बच्चा आए बस डिग्री लेकर के कहीं जाए, उसे एक रोजगार के लिए तैयार करना है। उससे एक चीज बतानी है कि आप यहाँ से उठ करके भी बहुत दूर तक जा सकते हो। इसका एक प्रयास हम अभी भी करते आ रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे और भविष्य में और अच्छी कोशिश करेंगे कि जिससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके और कुछ अच्छा बच्चों के लिए हम यहाँ पे दे सके। डॉक्टर आदित्य, शहडोल संभाग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इलाका है, लोगों को कई तरीके के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, कहीं ज्यादा भटकना ना पड़े, कहीं बाहर ना जाना पड़े। आपकी तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं? और अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो उसके साथ एक बजट जुड़ जाता है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल ये तो आम आदमी की पहुंच से दूर है और ऐसे में बेहतर इलाज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तमाम बड़े सवाल होते हैं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर पहुंचे, जरूरतमंद है, उसकी तबीयत खराब है, अगर उसे किसी भी प्रकार की परेशानी है तो सबसे पहले इलाज संभव हो सके? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने आयुष्मान योजना लागू किया है। जो आयुष्मान योजना है उसका लाभ जो सबसे ज्यादा ले रहे हैं वो तो गरीब परिवार ले रहा है। सभी के पास आयुष्मान योजना होने के चलते आज ऐसा है कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान है। आयुष्मान योजना का केवल कार्ड लाइए और मुफ्त इलाज लीजिए। एक तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल हो गई, दूसरे मुख्यमंत्री सहायता योजना है, स्वास्थ्य सहायता योजना है, तो ये दूसरी पहल हो गई। मतलब जो शासन की तरफ से पहल होगी, सरकार की तरफ से पहल होगी। हमारी तरफ से पहल है कि हमारी एक संस्था है आनंदवर्धन वेलफेयर सोसाइटी, उसमें हमारे चैरिटेबल संस्था है। जो भी गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और उनका स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आनंदवर्धन वेलफेयर सोसाइटी करती है। तो ये कुछ योजनाएं हैं और सारा कुछ हमारा संकल्प है जो हम मतलब गरीब से गरीब लोग जो आते हैं उनको हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। ये हमारी कुछ। अंकित जी, अगर शिक्षा की अगर बात की जाए तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी लिटरेसी के मामले में शहडोल पिछड़ता नजर आता है। आज भी बड़ी चुनौतियां हैं, स्कूल पास में नहीं है, काफी दूरस्थ इलाकों में है, माता पिता उस हिसाब से बच्चों को भेजते भी नहीं है पढ़ाई के लिए। लेकिन हर कोई ये मानता है कि एक युवा अगर शिक्षित होगा, क्योंकि जो देश आज पूरी दुनिया को ये सिखा रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, आज उस अपने युवाओं पर उसे गर्व है, तो युवा तभी देश को आगे बढ़ा पाएगा जब वो शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा आदर्श जी आपने। आज के समय में अभी स्कूलें हैं, मैं ये नहीं मान सकता कि स्कूलें नहीं हैं, लोग हैं वहां तक, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी मैंने देखा लोगों तक जा करके कि लोग पढ़ाई के प्रति अवेयर नहीं है। बच्चों को पढ़ाना, कुछ गार्जियन आज भी पढ़ाना चाहते हैं, कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि ठीक है बच्ची ने 12वीं पास की है, इसके बाद शादी कर दो, बाकी चीजें हैं, बाकी कहाँ लेकर जाएंगे, बाहर नहीं भेज सकते हैं, क्या करेगी पढ़ लिख करके। आज भी हमारा क्षेत्र ऐसा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज भी ये सारी चीजें चल रही हैं। आप बिलीव करेंगे हमारे राजेंद्र ग्राम क्षेत्र में कुछ ऐसा इलाका भी है आज की डेट में जहां लाइट की परेशानियां हैं, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है बच्चा,
लेकिन निरंतर प्रयास हो रहा है कि वो बच्चे भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है वहाँ तक, बच्चों से मिलती है, गार्जियन से मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, कोशिश करती है कि बच्चा निकल करके कुछ अच्छा कर सके। तो निश्चित ही है, परेशानियां तो हैं, लेकिन उसमें अगर हम प्रयास करें तो उसका एक सॉल्यूशन भी निकल के आ सकता है और निश्चित ही कुछ अच्छा हो सकता है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर हम सब मिलकर के उसके लिए काम करें, अगर सारे लोग मिलकर के कुछ अच्छा करें, तो निश्चित ही उसमें भी क्षेत्र आगे विकास की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल, दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं, जो दो मेरे पास मेहमान खास हैं, दोनों ही सेक्टर जिस पर कोविड का सीधे तौर पर असर पड़ा। सबसे पहले डॉक्टर आदित्य, कोविड जैसी चुनौती, इतनी बड़ी महामारी, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ठप पड़ गई। आपके संस्थान ने, आपके हॉस्पिटल ने, आपने किस तरीके से इन चुनौतियों को निपटा और कैसे पूरी तरीके से कोविड से निपटने में आप सफल हुए? कोविड तो महामारी के रूप में जो आई है, तो सभी सेक्टर में उसने किया है। हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहा है। हेल्थ सेक्टर के बगैर तो कोविड तो निपटा नहीं जा सकता था। हमारी संस्थान ने, हमारे जो वॉलंटियर थे, हमारे जो हॉस्पिटल वर्कर थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरे प्रिकॉशन कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम स्वास्थ्य सुविधाएं देते रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल प्रॉपर वैक्सीनेशन में जो सरकार की योजनाएं थी, जो प्रथम वैक्सीनेशन महा वैक्सीनेशन अभियान था, पूरा निःशुल्क जो हम लोगों ने, हमारे जो वर्कर थे, सब लोगों को आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाकर वैक्सीनेशन करवाया। और प्रथम वैक्सीनेशन पहले बार का हुआ, द्वितीय बार का हुआ, दोनों बार ही वैक्सीनेशन में उन्होंने, हमारे अस्पताल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले भी हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए टेलीमेडिसिन जो शुरुआत की थी, हमारे पास फोन आते थे, हम टेलीमेडिसिन के द्वारा लोगों का हालचाल जानते थे, उनको बोलते थे क्या क्या प्रिकॉशन ले, यदि संभव हो सके तो अपने क्वारंटाइन रहें, नहीं तो नहीं हो पा रहा है तो हमारे हॉस्पिटल में आए। क्या बदलाव हुआ कोविड के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ऑनलाइन कंसल्टेशन से लेकर तमाम, क्या बड़े बदलाव आपने देखे जो इस वक्त होते हुए नजर आए? सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने टेलीमेडिसिन को एक मोहर लगा दिया कि इसके द्वारा भी संभव है। आज की डेट में जब मोबाइल क्रांति है, जब हम मोबाइल के द्वारा सब कुछ का सारा इलाज ले रहे हैं, तो क्यों ना हम डॉक्टरों से कंसल्टेशन लें। पहले ये लगता था यार कोई फर्जी तो डॉक्टर नहीं है कि सामने बैठा हुआ कोई दवाइयां दे रहा है, कैसा है। पर सरकार की मोहर लगने के बाद अब डॉक्टर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, वो अपना टेलीमेडिसिन से दूर दराज के क्षेत्रों में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में लोग बाग को जो रहता है, सर ये है रात में 12 बजे फोन करिए, हमने बोला कि भाई वीडियो कॉल कर लो। वीडियो कॉल के दौरान हमने उनको बता दिया भाई ऐसा ऐसा कर लीजिए, आपको एक ये चुनौती है, इस चुनौती पर मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें देखते हैं कि लोग आज भी, खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर लोगों को सही वक्त पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो लोग झोला छाप डॉक्टरों पर विश्वास करने लग जाते हैं। कई जगह हम अंधविश्वास भी देखते हैं कि उसी में एंटर हो जाता है, और उसकी वजह से कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि एक दूसरे की हत्या भी कर दी जाती है। उस पर मैं आऊं, लेकिन अंकित भाई, एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर तलाशा गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई और किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया गया? बिल्कुल सही कहा आदर्श जी। पहले क्या होता था, बच्चा जब आता था तो उसे कई सारी चीजें ऑनलाइन के विषय में इस क्षेत्र में पता ही नहीं था लोगों को। लोग क्लास में बैठ करके पढ़ना पसंद करते थे, लोगों को इस बात का पता नहीं था कि ऑनलाइन शिक्षा भी ली जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड आया, इसके बाद में धीरे धीरे लोगों को डिवाइस मिले, धीरे धीरे फोन्स मिले, वीडियो कॉल के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा ट्राइबल क्षेत्र में भी हुआ है। लोगों को इस बारे में पता चला है कि ऐसे भी हम शिक्षा ले सकते हैं। लोगों तक इस बात को पहुंचाया गया कि आप इस तरीके से भी जुड़ें, जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से, कई सारे ऐप के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, घर बैठ के भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में पता चला, लोग इससे जुड़े भी और उसका एक फायदा मिला लोगों को। आखिर में वो सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, अंधविश्वास, झोला छाप डॉक्टर, कैसे लोग बचे? मैं तो झोला छाप डॉक्टरों के बारे में जो आप बोल रहे हैं, उनको मैं प्राइमरी वर्कर समझूंगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यदि वो ना हो
तो बहुत चीजें हमारे पास पहुंच ना पाए। उन्होंने प्राथमिक चीजें जो की हैं, आज हमने निगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं आप भी। नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट यदि हम देखें तो यदि वो ना हो तो एक इंजेक्शन नहीं लेगा पैरासिटामोल का, यदि वो ना हो तो दवाई नहीं होगी। वो इतना प्राइमरी करके भेजते हैं हमारे पास। हम यही चाहेंगे कि ऐसे उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेन किया जाए कि और अच्छी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आदित्य द्विवेदी, एमडी आदित्य हॉस्पिटल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेज से आप हमारे साथ जुड़े, डायरेक्टर हैं आप उसके, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।